हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर की पीआईएल की क्लास में कल हमने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऊपर अपनी चर्चा शुरू की थी और सेक्शन 3 पर हमने डिटेल में चर्चा की। आज हम उससे आगे सेक्शन 4 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य उस पर चर्चा करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कल ही पहले पार्ट में, यानी कि जब हमने नालसा की शुरुआत की थी, यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी पर चर्चा शुरू की थी, उसी समय आप लोगों को इसके पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिए थे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप जब कभी भी इस टॉपिक को यूट्यूब पर देखें तो साथ में अपनी पीडीएफ जो नोट्स की मैंने दे रखी है, अगर वो साथ में आप खोल कर और ईयरफोन से सुनेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगी और आप लोगों को सुविधा अगर लग रही है, जब कभी भी लॉकडाउन हटे तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें, जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 4 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों पर चर्चा करता है। निम्नलिखित कार्य मुख्य रूप से सेक्शन 4 में जो बताए गए हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला कार्य नालसा का जो है वह है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु नीतियां व सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। इस अधिनियम से तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन लीगल सर्विसेज अवेलेबल कराने के लिए पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स को तय करना सबसे पहला जो इसका कार्य होगा। 2 नंबर, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक सेवाएं सुलभ कराने हेतु प्रभावी योजना तैयार करना, यानी कि इफेक्टिव पॉलिसी जो है क्रियान्विति किस प्रकार से हो, जो विधिक सेवाएं अवेलेबल है उन्हें सरल तरीके से किस प्रकार आम आदमी तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए एक प्रभावी योजना तैयार करना। 3, राज्य प्राधिकरण व जिला प्राधिकरणों के बीच निधियों का बंटवारा तय करना, यानी कि फंड्स जो है वह जो रालसा और डालसा, यानी कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक प्राधिकरण सेवाओं को जो फंड्स हैं उनका बंटवारा करना। 4, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु सामाजिक न्याय विषय मामलों में कदम उठाना। फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधिक ज्ञान के लिए ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करना, यानी कि जो सोशल वर्कर्स हैं उनको लीगल नॉलेज या लीगल लिटरेसी के लिए ट्रेंड करना। 6 नंबर, समाज के कमजोर वर्ग को विधिक अधिकारों से अवगत कराने हेतु उन्हें लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए प्रेरित करने, ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य दूर दराज इलाकों में विधिक सहायता शिविरों को लगाना। कार्य नंबर 7, बातचीत, मध्यस्थता एवं समझौते के माध्यम से मामलों के निस्तारण हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो विवाद है उन विवादों को बातचीत के जरिए, आर्बिट्रेशन के जरिए, समझौतों के जरिए निपटाने हेतु प्रोत्साहित करना कि भाई आप अपने मामले को इस प्रकार से निपटा सकते हैं। फिर लीगल फील्ड में, यानी कि विधिक सेवाओं के क्षेत्र में शोध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, यानी कि हम किस प्रकार इस एक्ट के प्रोविजनों को, लीगल सर्विसेज को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू कर सकें, इस संदर्भ में जो रिसर्च है उसको प्रोत्साहित करना, उसको बढ़ावा देना। कार्य नंबर 9, संविधान के अनुच्छेद 51 के अधीन नागरिकों के मूल कर्तव्यों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है उन फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। कार्य नंबर 10, विधिक सहायता कार्यक्रम का समय समय पर मूल्यांकन व परीक्षण करना, यानी कि जो विधिक सहायता लीगल एड के जो प्रोग्राम चल रहे हैं समय समय पर उन कार्यक्रमों का सुपरविजन करना और उनकी
मूल्यांकन करना, जिससे कि ये पता लग सके कि उन प्रकार के जो विधिक सहायता कार्यक्रम हो रहे हैं वे कहाँ तक लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। फिर विधिक सेवा स्कीमों को क्रियान्विति के लिए राज्य एवं जिलों के शैक्षिक सामाजिक सेवा संगठनों तथा संस्थानों को अनुदान उपलब्ध कराना, यानी कि जो लीगल एड स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को अच्छी तरीके से लागू करने के लिए स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में जो एनजीओज हैं उन एनजीओज को ग्रांट अवेलेबल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना। फिर कार्य नंबर 12, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में विधिक शिक्षा एवं विधिक सेवा क्लिनिकों का विकास करना। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये पता रहे कि इसी प्रकार के प्रावधानों के चलते आपके ये सब्जेक्ट जोड़ा गया कि बार काउंसिल से परामर्श करने के बाद महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विधिक शिक्षा एवं विधिक शिक्षा क्लिनिकों यानी कि लीगल एड क्लिनिक्स, आपको पता होगा हर कॉलेज में हर यूनिवर्सिटी में लीगल एड क्लिनिक्स जो है वो बनाई हुई है, उनका विकास करना, उसमें सुविधाएं सुलभ करवाना। कार्य नंबर 13 हम बात करें तो विधिक साक्षरता और विधिक चेतना का प्रचार और प्रसार करना, लीगल लिटरेसी और लीगल अवेयरनेस जो है उसका व्यापक प्रसार और प्रसार करना। नेक्स्ट, विधिक सहायता के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को तैयार करना, यानी कि जो एनजीओज है जो इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं उनको तैयार करना। और लास्ट हम बात करें तो विधिक सेवा कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए राज्य प्राधिकरण, जिला सेवा समिति, तालुका विधिक सेवा समिति, विधिक सेवाओं से जुड़े अन्य संगठनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, समन्वय की स्थापना करना, यानी कि लीगल एड से जुड़े हुए जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के बीच में एक कोऑर्डिनेशन की चैन बनाना, जिससे कि ये जो विधिक सेवाओं के प्रावधान हैं, जो विधिक सहायता से संबंधित जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इन सब का अच्छी तरीके से संचालन किया जा सके। और लास्ट में हम बात करें तो धारा 5 ये कहती है कि राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा समन्वय स्थापित करना। अधिनियम की धारा 5 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आज के इस लेक्चर के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा होता है और सेक्शन 3 मुख्य रूप से, फिर सेक्शन 4 और 5 ये हमारे जो हैं वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित हो गए। 3 में 3(1) से लेके 3(9) तक इसके गठन के बारे में चर्चा कर ली गई और सेक्शन 4 के अंतर्गत इनके कार्यों को गिना दिया गया और सेक्शन 5 में कोऑर्डिनेशन की बात कर ली गई कि विभिन्न जो संस्थाएं हैं यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, गैर सरकारी संगठन, इन सब के साथ में समन्वय स्थापित करने का कार्य जो है वह नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। मेरा आपसे वापस ये निवेदन रहेगा कि आप ये जो 3 पेज के जो मैंने टाइप्ड PDF आपको दी है उसके साथ इस टॉपिक को समझें। बड़े ही सरल तरीके से इसे समझाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।